Good morning everyone. Welcome back in social science class. Dear students, today we will continue our chapter 2 natural resources, जिसमें हमने क्या पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा, सोयल के बारे में पढ़ा. अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सोयल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है बेटा. सो वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस नेक्स्ट टॉपिक, soil conservation. Soil conservation means prevent the soil from being eroded, यानी कि हम सोयल को कैसे बचा सकते हैं इसके इरोजन को रोककर. यानी कि जो टॉप लेयर होती है सोयल की, वो वेदरिंग की वजह से क्या होती है, वो ब्रेक होती है या वाश अवे हो जाती है. तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके लिए जिसको हम अडॉप्ट करके अपनी सोयल को कंजर्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है अफोस्टेशंस. अफोस्टेशंस में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड सीड्स ऑन द लैंड. ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लैंड के अंदर बीज लगाने चाहिए पौधों के, ताकि क्या हो, रिड्यूस हो जाए सरफेस रन ऑफ और बाइंड द सोयल. पेड़ पौधों की जो रूट्स होती हैं वो बाइंड करती हैं सोयल को, और पेड़ पौधे जो हैं, जो रन ऑफ है यानी कि मान लो कि तेज़ बारिश हो रही है किसी जगह पर, तो उससे क्या होता है, फर्स्ट लेयर जो है सोयल की वो बह जाती है वाटर के साथ. तो उस वाटर को रोकने के लिए, उस सोयल को रोकने के लिए क्या करना होगा, हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे. सेकंड मेथड है रोज ऑफ ट्रीज़ और शेल्टर बेल्ट्स. हमें जो ट्रीज़ हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक ही पंक्ति में लगानी चाहिए. शेल्टर बेल्ट बोलते हैं उसे, ताकि क्या हो जो डेजर्ट्स रीजन है या जो बिल्कुल बैरन लैंड्स हैं, वहाँ से अगर हवा चलती है तो मिट्टी का जो इरोजन होता है वो रुक सके. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए वहाँ पर जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, ताकि उन हवाओं को पेड़ पौधे रोक सकें और मिट्टी जो उड़ जाती है वो भी कम हो जाए. थर्ड मेथड है ओवरग्रेजिंग को रोकना, जो एनिमल्स के द्वारा, जैसे शीप हैं, गोट्स हैं या बफेलोज़ हैं, जिन इलाकों में एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर ग्रेजिंग होती है, एनिमल ग्रेज करते हैं, यानी कि पशु अपना पेट भरने के लिए घास को खाते हैं, चरते हैं वहाँ पर. उस चीज़ को भी रोकना चाहिए. फॉडर क्रॉप्स जो हैं शुड बी रेज्ड, उनके लिए चारे का प्रबंध करना चाहिए. फ्री मूवमेंट्स को रोकना चाहिए एनिमल्स की, ताकि फील्ड जो हैं, जो खेत हैं, वो ओवरग्रेजिंग से बच सकें. नेक्स्ट मेथड है स्टेप्स शुड बी टेकन टू चेक रेकलेस कटिंग ऑफ फेलिंग ऑफ ट्रीज़. जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है उसको हम रोकना पड़ेगा, ताकि पेड़ पौधों की वजह से जो सोयल बाइंड रहती है वो बाइंड ही रहे. तो ट्रीज़ को बचाना भी है और ट्रीज़ को ग्रो भी करना है. फ्लड्स शुड बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर्स. जो फ्लड्स आते हैं, बाढ़ें आती हैं, ठीक है, बड़े बड़े हम डैम बना देते हैं रिवर्स के ऊपर, पानी को रोक लेते हैं ताकि पानी ओवरफ्लो रिवर्स के अंदर ना हो सके. लेकिन जो डैम बनाते हैं उन डैम्स के अंदर भी सिल्ट जमा होती जाती है, और गाद जिसे बोलते हैं, वो गाद जो है वो रिजर्वर्स के अंदर डिपॉजिट होने की वजह से क्या होती है, एकदम से जैसे रेनफॉल होगी या क्या पहाड़ों के ऊपर क्या होता है, स्नो होती है, वो मेल्ट होनी शुरू होती है. तो वॉल्यूम जो है रिवर वाटर का वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, चाहे हमने लाख डैम बढ़ाए हैं उसके बाद भी फ्लड्स जैसी स्थिति रहती है नॉर्दर्न इलाकों में. तो उस चीज़ को भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, फ्लड्स को रोकना पड़ेगा. टेरेस फार्मिंग और कंटूर प्लोइंग शुड बी एनकरेज अक्रॉस द हिल स्लोप्स. टेरेस फार्मिंग करनी पड़ेगी, कंटूर प्लोइंग करनी पड़ेगी. ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर होती हैं और हिली एरियाज़ में इसको किया जाता है. आप पिक्चर में देख सकते हो कॉन्टूर प्लोइंग की, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम पहाड़ों के ऊपर जो है एग्रीकल्चर करें, और इसके अलावा क्या करें, टेरेस फार्मिंग करें,
ताकि जो स्लांटिंग स्लॉप्स हैं, स्टीप स्लॉप्स हैं, हिली एरियाज़ के ऊपर जब रेनफॉल हो तो ये जो प्लांट्स हैं वो उस रन ऑफ को रोक सकें। तो टेरेस फार्मिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कॉन्टूर प्लॉइंग को बेटा। इसी तरह साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, शुड बी सिस्टमेटिकली फॉलोड। तो ये साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि हम क्रॉप्स को रोटेट करके, बदल बदल के, चेंज करके, स्ट्रिप क्रॉपिंग करके भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, जो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है लगातार खेती करने से भी, लगातार इरिगेशन करने से भी जो सॉइल की डिग्रेडेशन होती है उसको हम रोक सकते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को अडॉप्ट करके। तो ये साइंटिफिक नॉर्म्स हैं, इसको ह्यूमन को ज़रूर अडॉप्ट करने चाहिए बेटा। नेक्स्ट है टेरेस, डू यू नो में देखिए टेरेस फार्मिंग मीन्स क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन लेवल स्टेप्स ऑफ टेरेस, जैसे कि सीढ़ी नुमा खेती करके हम जो है हिल साइड्स के ऊपर रन ऑफ को रोक सकते हैं। कॉन्टूर प्लोइंग इज़ ए टेक्निक ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है, हल चलाना पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ ए हिल स्लोप्स रादर देन अप एंड डाउन द स्लोप सो एज इट टू रिड्यूस सॉइल इरोजन्स। तो ये हमने पिक्चर में देखा था अभी, कॉन्टूर प्लोइंग क्या होती है, उसमें हम इस सिस्टम को अपनाकर एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा लास्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्सेज। ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर की भी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के इसको रीड किया था कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है लैंड और दूसरा है वाटर। तो लैंड 30% है, उसके ऊपर हमने सोयल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसी तरह वाटर 70% अवेलेबल है। अब उसमें 70% की जो डिवीज़न है वो भी इम्पोर्टेंट है। 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन बनता है बेटा। तो ये भी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हमने समझना है, सुनना है। तो वाटर जो 70% है उसकी डिवीज़न भी अलग अलग है, कितना हमारे लिए यूज़ हम करते हैं या कौन सा वाटर हमारे लिए बेस्ट है, वो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस यानी कि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज में मूल्यवान है, इसका कोई मूल्य हम दे नहीं सकते, प्रीशियस है। अर्थ इज़ आल्सो कॉल्ड ए वाटरी प्लैनेट बिकॉज नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। इसको यूनिक प्लैनेट बोला गया है, लाइफ पॉसिबल है। इसको वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ को, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी लैंड से ज़्यादा है। 70% जो है अर्थ का एरिया कवर किया हुआ है वाटर ने। अब जो 70% वाटर पार्ट है उसका 97% जो है अर्थ के ऊपर जो टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशन और सीज़, यानी 70% के अंदर 97% जो वाटर है वो कहाँ पर है, ओशन और सीज़ के अंदर। ओशन और सीज़ का जो वाटर है वो क्या होता है, सलाइन, नमकीन होता है, लवणता उसमें ज़्यादा होती है। विच सपोर्ट्स इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैरीन लाइफ। तो ये मैरीन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन के लिए वो वाटर इतना यूजेबल नहीं है क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है बेटा। लेकिन जो समुद्रीय जीव जंतु हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसमें मैरीन लाइफ भी आती है, वो भी क्रेडिबल है। अगर ये वाटर अवेलेबल है तो तभी वो भी उनकी लाइफ है यहाँ पर। बट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन फॉर वाटरिंग क्रॉप्स। रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर विच इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। 93% ऐसा वाटर है जो हमारे यूज़ का नहीं है। तो जो 3% वाटर है फ्रेश वाटर में आता है, और वो भी अलग अलग फॉर्म्स में अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है बेटा। वो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि 3% है वाटर उसको हम यूज़ कर रहे हैं। उस 3% की भी फर्दर डिवीज़न है। वो फ्रेश वाटर कैसे अवेलेबल है हमारे पास,
32% इज़ अवेलेबल इन लेक्स, रिवर्स, एटमॉस्फेरिक और सोयल मॉइस्चर एक्सेट्रा। जो लेक्स, रिवर्स और एटमॉस्फेरिक यानी कि हवा के अंदर ही जो ह्यूमिडिटी है या सॉयल मॉइस्चर है, मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या होता है, पानी की मात्रा ही होती है बेटा। तो 0.32 जो 3% का पार्ट है वो लेक्स, रिवर्स और हवा के अंदर, ठीक है, और सॉयल मॉइस्चर के अंदर प्रेजेंट है। 2.0% इन द फॉर्म्स ऑफ आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, और 2% जो है, जो 2% आइस कैप्स के अंदर है, ग्लेशियर्स है, जो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है उस फॉर्म में पाया जाता है, ये भी हमारे लिए यूज़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह 0.68% इज अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर। सिर्फ जो 3% का 0.68% है वो ग्राउंड वाटर है और उसका हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर वाटर ही है, और वो ही वाटर जो है अब कम होता जा रहा है। फ्रेश वाटर की बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है अर्थ के ऊपर। डू यू नो में देखें, सरफेस वाटर मीन्स विच इज़ प्रेजेंट अबव द अर्थ सरफेस इन दी फॉर्म्स ऑफ रिवर और स्ट्रीम्स, लेक्स एक्सेट्रा। सरफेस वाटर होता है जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है, चाहे वो किस फॉर्म में हो, रिवर्स के रूप में हो, स्ट्रीम्स या लेक्स के रूप में हो बेटा। मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेनफॉल। अब जो फ्रेश वाटर है उसका मेन सोर्स क्या है बेटा, रेनफॉल। रेन वाटर कंटिन्यूसली गेट्स रिसाइकल्ड इन नेचर। अब रेन साइकिल जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें कि रेन वाटर जो है वो रिसाइकल्ड होता रहता है। वो किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो इसी को ही रेन साइकिल बोला गया है। हम डायग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे, नीचे इसका डायग्राम दिया हुआ है। अब ये जो इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र बोलते हैं इसको। रेनफॉल जो है इस जल चक्र की वजह से ही रिसाइकल होता रहता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन द रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, आइस कैप्स और अंडरग्राउंड वाटर। तो ये फॉर्म्स है फ्रेश वाटर की अर्थ के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑन द अर्थ सरफेस इज़ अनइवन। अब ये भी अनइवन है, जैसे लैंड है, सोयल है, उसकी जो फर्टिलिटी है या प्रेजेंस है वो अर्थ के ऊपर सेम नहीं है। इसी तरह जो वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ के ऊपर, सबको इक्वली नहीं मिला हुआ। हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि जो रेन साइकिल है वो कैसे होता है। देखो ये क्या है, हमारी लैंड है अर्थ के ऊपर, ये माउंटेन्स एरियाज़ हैं, ये ओशंस हैं। ओशंस का जो वाटर है वो क्या होता रहता है, इवेपोरेटेड होता रहता है, यानी कि जब हाई टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, तो जो ओशंस का वाटर है या लैंड सरफेस के ऊपर वाटर है वो मॉइस्चर जो है किस में बदल जाता है, वो सारा इवेपोरेटेड हो जाता है, हवा में चला जाता है। तो इवेपोरेशन से जब वो कंडेंस हो जाता है हवा के अंदर, यानी कि वही वाटर जो हमें दिखाई नहीं देता गैस के रूप में बदल जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, वो हवा के अंदर ही धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंस होता है, जमा होता रहता है, सघन होता रहता है। और कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। जब हवाएं चलती हैं तो जो वाटर हवा में गैस के रूप में चल रहा है उसको क्या करता है, क्लाउड्स के रूप में, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स में बदल जाता है, और क्लाउड्स जो हैं हवा के साथ आगे बढ़ते हैं और वो हिली एरियाज़ के साथ टकराकर विंड्स क्या करती हैं, रेनफॉल करती हैं अर्थ के ऊपर बेटा। तो ये एक प्रोसेस है। अब ग्राउंड से ही वाटर एयर में गया, एयर में कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वर्षा होना। प्रेसिपिटेशन 2 टाइप में होता है, एक रेनफॉल के फॉर्म में होता है, एक आइस के रूप में होता है। आइस फॉल होती है ना बेटा, स्नोफॉल जिसे बोलते हैं। तो ग्राउंड वाटर हवा में गया, हवा में कंडेंस हुआ, फिर वही वाटर क्लाउड्स में चेंज हो गया, क्लाउड से फिर
दोबारा जो है रेनफॉल की फॉर्म में फिर अर्थ के ऊपर ही आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है बेटा, रेनफॉल। इस डायग्राम को हम ड्रॉ भी करेंगे अच्छे से और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे बेटा। ये नेक्स्ट जो है मैप स्किल के अंदर हम करेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर मैप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन अबंडेंस एट प्लेस विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल। अर्थ के ऊपर जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, अबंडेंस क्या होता है, काफ़ी मात्रा में फ्रेश वाटर पाया जाता है उस एरिया में जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। वेयर एज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ लो। जहाँ पर रेनफॉल लो होगी यानी कि बहुत कम बारिश होगी, जैसे इंडिया के अंदर राजस्थान है, वेस्टर्न साइड है, बहुत कम ना मात्र की जो है रेनफॉल होती है, नियर अबाउट 20% होती है। इसी तरह जो वेस्टर्न नर्दर्न पार्ट है गुजरात का, इसी तरह हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर स्नोफॉल होती है, वहाँ भी वाटर वॉल्यूम कम होता है। तो जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर जो फ्रेश वाटर है वो कम पाया जाता है। एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू बी 1050 मिलीमीटर्स पर ईयर ऑन 2.9 मिलीमीटर पर डे। अगर वर्ल्ड के अंदर हम सभी जो है रेनफॉल को एस्टिमेट करते हैं कि प्रेसिपिटेशन वर्ल्ड के अंदर कितनी होती है, तो 1050 मिलीमीटर, और इसे क्या बोल सकते हैं कि ये वो पर ईयर है, और 2.9 जो है मिलीमीटर पर डे। अगर डिस्ट्रीब्यूट करें वाटर को, फ्रेश वाटर को रेनफॉल के फॉर्म में, तो पर डे जो है 2.9 मिलीमीटर, बहुत कम होती है मेज़रमेंट ये, तो उस फॉर्म में हमें वाटर मिलता है। मिलीमीटर इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1/1000 मीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर जो है 1000 के पीछे उसको बोलते हैं मिलीमीटर बेटा। द मैप गिवन टू द एडजेकेंट पेज इंडिकेट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब ये कुछ एरियाज़ हैं जो हम मैप स्किल में इसको फिल करेंगे। हाई रेनफॉल एरियाज़ हैं, लो रेनफॉल एरियाज़ हैं। हाई रेनफॉल कहाँ होती है वर्ल्ड के अंदर, जो साउथ अमेरिका के इक्वेटोरियल रीजन है, अफ्रीका के हैं, साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसी तरह सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, जिसमें सारा डेजर्ट है, अरेबियन सी है, सेंट्रल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, कालाहारी, सेंट्रल और नर्दर्न यूरेशिया, सेंट्रल एशिया और पोलर एरियाज़, तो यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब फ्रेश वाटर की हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की है कि कैसे अवेलेबल होता है, रिसाइकल होता है। तो जो अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर भी ह्यूमन क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, यानी कि पहले ही क्वांटिटी कम है फ्रेश वाटर की, और जो है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। कैसे होता है पॉल्यूशन वाटर के अंदर, क्वालिटी ऑफ वाटर इन सम रिवर्स इज एडवर्सली अफेक्टेड एज द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट और अर्बन वेस्ट इज डम्प्ड इनटू देम। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, क्योंकि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होती है, इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं। अब ह्यूमन क्या कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट है या जो शहरों की गंदगी है, अर्बन वेस्ट है, उसको किस में डंप कर रहा है, रिवर्स के अंदर अनट्रीटेड, यानी कि उसको ट्रीट करके, उसको रिफाइंड करके इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स के अंदर नहीं छोड़ता, डायरेक्ट ही उसको रिवर्स के अंदर छोड़ देता है गंदगी को, जिसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो अफेक्टेड हो रही है। दिस मेक्स अ रिवर वाटर अनसूटेबल फॉर कंजप्शन। रिवर वाटर यूज़ करते हैं लोग, जो शहर या गांव नदियों के आसपास बसे होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवर वाटर को यूज़ करते हैं। अब जब रिवर वाटर ही पोल्यूटेड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अनसूटेबल फॉर कंजप्शन, तो उसका यूज़ नहीं हो सकेगा प्रॉपर। पोल्यूटेड वाटर इफ़ कंज्यूम्ड, अगर वो पोल्यूटेड वाटर कंज्यूम करते हैं लोग तो क्या होगा, मैनी डिसीज़ेज़ जैसे कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड ये फैल जाएंगी। इट आल्सो डिस्टर्ब द इकोसिस्टम,
इससे इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा, जो मैरीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी, और जो सीरियस रिजल्ट्स है बीइंग मेड टू क्लीन वाटर इन दी रिवर्स। तो सीरियस जो है इससे डिसीज़ हो सकती हैं, और हमें ये क्लीन करना पड़ेगा रिवर वाटर को अगर हम बैलेंस चाहते हैं अर्थ के ऊपर बेटा, इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप पिक्चर में देख सकते हो ये रिवर वाटर है और इसके ऊपर कितना पॉल्यूशन है, अर्बन वेस्ट कितना डंप किया हुआ है। क्या यह पीने के लिए सुरक्षित रहेगा बेटा? नो, इट इज़ नॉट सेफ फॉर आवर लाइफ। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं रिवर्स के ऊपर, रिवर वाटर जो है उसके ऊपर बहुत सारे जब प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं बहुत सारे पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। दे हैव बीन डिवेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू यूटिलाइज वाटर। जो रिवर वाटर को यूटिलाइज़ करने के लिए, यूज़ करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। These projects have many objectives at the same time. Under a multi-purpose river valley project, a dam or series of dams are constructed across the river for storing water. तो बहुत सारे पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे डैम्स रिवर्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके और जब ज़रूरत हो, जब नीड हो, उस वाटर को हम यूज़ कर सकें। स्टोर्ड वाटर यूज़ फॉर सेवरल पर्पसेस। और ये स्टोर वाटर जो है बड़े बड़े रिजर्वर्स के अंदर जो स्टोर किया हुआ वाटर होता है रिवर का, वो बहुत सारे पर्पसेस को सॉल्व करता है। जैसे इरिगेशन है, इरिगेशन क्या होता है बेटा? सिंचाई के लिए, यानी कि खेती करने के लिए जो वाटर चाहिए वो वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है? जो स्टोर किया होता है वाटर बड़े बड़े रिजर्वर्स में। जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जो बिजली बनती है वाटर से, उसको बोलते हैं जल शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अफोस्टेशंस, पेड़ पौधों को उगाने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, और नौकायान। नेविगेशन क्या होता है? नौकायान। जो बड़े बड़े शहर नदियों के आसपास बसे हुए हैं तो वो क्रॉस करते हैं थ्रू रिवर्स, तो नेविगेशन पॉसिबल होती है जब हम डैम बनाते हैं रिवर्स के ऊपर। तो बड़े डैम्स एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये इंडिया के अंदर है दोनों। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट भी जो है झारखंड और उड़ीसा की बाउंड्री के ऊपर है बेटा। आसवान जो है ये इजिप्ट यानी कि मिस्र में है, अफ्रीका के अंदर है। हूवर वैली प्रोजेक्ट यूएसए में है। ये सब क्या है? मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड के अंदर। अंडरलाइन करेंगे इसको। नीचे पिक्चर भी दिखाई हुई है। हीराकुंड डैम देखो बना हुआ है, और हूवर डैम जो है यूएसए का है। ये बहुत ऊंचाई से पानी को गिराकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है बेटा।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा। इसमें हम पिक्चर में देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो डैम है वो बिल्ट किए हुए हैं रिवर्स के अंदर, और उनको ऊंचाई से वाटर को गिराकर यहाँ नीचे देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बेटा। ठीक है, और ये डैम है, जैसे इसकी बैक साइड में क्या है, रिजर्वर, और इधर क्या है, रिवर्स निकाली हुई है, प्लांटेशन की हुई है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो ये मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं डैम बनाकर। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन